ऑलराइट, सो 2021 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज डिस्कशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 था मनी मल्टीप्लायर के ऊपर। ठीक है, तो ये थीम पहले भी एक पेपर में रिपीट हुआ है, आई गेस। कौन सा था यार पेपर? हाँ, 2019 में ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन था। उसी को 2 साल बाद वापस 2021 में पूछ लिया गया। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर देखो। So money multiplier in an economy increases with which one of the following? तो statement थे increase in cash reserve ratio uh, in the bank, then increase in the statutory liquidity ratio in the bank, C था increase in banking habit of the people, and D increase in population of the country. क्या मार्क करना चाहिए था इसमें? बैंकिंग हैबिट। क्या विकेट? करेक्ट। ये तो सब सिंपल ही क्वेश्चन था। हाँ करेक्ट, सिंपल ही क्वेश्चन था। तो मनी मल्टीप्लायर अपने को पता है, आपको डिफाइन कर सकते हैं मनी मल्टीप्लायर होता क्या है? व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी। मतलब बेसिकली कि आप एक मनी से कितना ज्यादा मतलब मनी बना सकते हैं, जैसे एंड राइट। एक्सचेंज होते हैं। ये नहीं होता मनी मल्टीप्लायर। वो कितने हेड में जा रही है, मैंने कुछ खरीदा उसने उससे कुछ खरीदा उसने, तो मनी एक ही मनी वो कितने तरीकों से घूम गई, उसे मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। हाँ, मतलब कोई नया मनी नहीं क्रिएट हो रहा है, एक ही मनी वो कितने हैंड चेंज कर रहा है। ठीक है, कितने हेड से वो तो घूम के आई है उसे मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। मतलब एंड वाले को वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये मनी मल्टीप्लायर है इज इक्वल टू 1/r। 1/r मतलब ये जो कैश रिजर्व रेशियो है तो उसका इनवर्स होता है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, तो इतना सिंपल सा ही फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो 2019 में क्या पूछा गया था। तो 2019 में पूछा गया था द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगेन डिट्टो रिपीट ही कर दिया था। ठीक है, तो वही सेम आंसर था इसका भी, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो वही था आई गेस इसमें। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन था तो इसमें इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो क्या आंसर होता? तो सही होता है ना, डिक्रीज हो रहा है अभी। ये बताया ना कि रिवर्स में है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 था विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड या इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट था एक्सपेंशनरी पॉलिसी, नेक्स्ट था फिजिकल स्टिमुलस, नेक्स्ट था इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, हायर परचेजिंग पावर, एंड लास्ट में था राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो इसमें करेक्ट आंसर बताना था, क्या मार्क करते हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 तो सही है। हम्म, एंड राइज इन इंटरेस्ट रेट्स, हाँ ये गलत है शायद। करेक्ट। तो डिमांड पुल मतलब ये, अगर ये इतना आइडिया होता कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता कैसे है, कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ज्यादा क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि या तो उनके पास में पैसा आ गया है, मतलब पैसा ही आ गया उनके हाथ में। तो अगर हम वो पैसे को उनके हाथ से स्क्वीज आउट कर लेंगे, यानी इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग बढ़ा देंगे, तो उस सेंस में हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते थे, फिफ्थ वाले को। ठीक है, फिफ्थ वाले को एलिमिनेट करने से आई थिंक सीधा आंसर जो था वो ए आ जाना था। ठीक है, तो इतना ही आसान था ये। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे था कि अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो इससे एक सिमिलर होता है कोई और? डिमांड पुल, एक होता है कॉस्ट पुश। कॉस्ट में क्या होता है कि हम्म, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। और डिमांड बढ़ते डिमांड जब राइज हो जाती है, मनी पैसा आ जाता है तो डिमांड करने लगता है, डिमांड पुल बोलते हैं। कॉस्ट पुश ये होती है कि अगर प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट से बना रहे हैं जो प्रोडक्ट उसकी पैसे बढ़ जाए तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। अब रिसेंटली जो इन्फ्लेशन अभी इंडिया में आया हुआ है ये कौन सी इन्फ्लेशन है? डिमांड पुल है। डिमांड पुल है, लोगों के पास पैसा बहुत है। मतलब इन द सेंस ये है कि डिमांड कर रहे हैं लोग, डिमांड पुल हो गई। अच्छा पेट्रोल नहीं, बढ़ आई रहा है थिंक तो कॉस्ट पुश है ना ये, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो फ्यूल की, ट्रांसपोर्ट फ्यूल की, वो सब बढ़ से गया। ट्रांसपोर्ट की बढ़ गई है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं ये। हम्म, और जो इंटरनेशनल मार्केट में आई हुई है जैसे राइस
और वीट की है, जो बाउल ऑफ द कंट्री थे, मतलब जैसे रशिया और यूक्रेन, उससे वीट की डिमांड बढ़ गई, उसे डिमांड पुल के, इंटरनेशनल मार्केट रेट बढ़ गए हैं वीट के, उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। राइट, ठीक है। तो ये था अगेन एक सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो इजीली सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक इस पे क्वेश्चन था, अगर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हम इंक्रीज करेंगे तो डिमांड पुल होगा या कॉस्ट पुश होगा? तो हम लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा पहुंचा रहे हैं ना, डिमांड तो पुल ही उनकी होगा। बाइंग पावर, हाँ बाइंग बढ़ेगी तो डिमांड पुल होगा वो चीज। बट अगर ठीक जो हम है, उनको सैलरी देंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ जाएगा ना हमारा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सैलरीज तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर नहीं आएगा ना, आएगा क्या? सैलरी बढ़ जाएगी तो फिर इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम तो डिमांड पुल ही आएगा ना। बढ़ जाएगी तो डिस्पोजल इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजल इनकम बढ़ जाएगी, लोगों को पैसा होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड पर इन्फ्लेशन आएगी। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये था, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट था, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट, द नेगोशिएटेड डीलिंग system order matching is a government securities trading platform of Reserve Bank of India. Next, the CDSL, the Central Depository Service Limited, is a jointly promoted company by RBI and Bombay Stock Exchange. तो इसमें क्या मार्क करना चाहिए था हमें? तो ऐसा बताओ, पहले एलिमिनेट किसको कर सकते थे हम लोग? थर्ड को कर सकते हैं। थर्ड को। हाँ, तो थर्ड को हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये यहाँ पर आरबीआई नहीं है, ये और बैंक्स हैं। ठीक है, कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके ये सीडीएसएल बनाया है। ठीक है, तो ये आंसर थर्ड एलिमिनेट होते ही हम लोग जो थे 1 और 1 2 के बीच में रह जाते। तो अगर ये नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम वाला पता रहता तो ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, अगर आपको इन्फॉर्मेशन थी तभी इसको कर पाते, अदरवाइज इसको करना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन था नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर का, तो ये एक स्क्रीन बेस्ड ऑर्डर मैचिंग मॉड्यूल था जो आरबीआई ने डिजाइन किया था। ठीक है, सो इसका काम ये था कि जो पार्टिसिपेंट है वो अनोनिमसली ट्रेड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंड जैसा एक क्लियरिंग हाउस करता है कि किसी ने सेल का डिमांड किया होगा और किसी ने परचेज का डिमांड किया होगा। जैसे सिक्योरिटी मार्केट में क्या होता है, एक साइड बायर्स होते हैं, एक साइड सेलर्स होते हैं, तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर कोई सेलर मिलता है तो उसको बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज था। तो यहाँ पर ये जो ये जो सिस्टम है, इट्स ऑपरेटेड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCIL ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि क्लियरिंग का काम करता है। ये क्लियरिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है ये थोड़ा डिटेल में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अभी बस इतना ही ध्यान रख लो कि ये जो NDS सिस्टम है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर, ये हमारे आरबीआई के बिहाफ पे CCIL वर्क करता है उस पर। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस टू NDS OM system is currently available only to select financial institution। मतलब इंडिविजुअल्स को एक्सेसिबल नहीं है ये, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्टॉक मार्केट वगैरह में काम कर रहे हैं उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म था ना CDSL, तो CDSL इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट डिपॉजिटरी है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ एक और सिमिलर एजेंसी है NDSL करके। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट वाला ना काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है, काफी सारी चीजें, सेबी के नए नियम आए हैं IPOs को लेके, और भी बहुत सारे सिस्टम्स आए हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इनसे एसोसिएटेड कुछ एजेंसीज को। तो CDSL अभी हमने देखा वॉज प्रमोटेड बाय BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। ठीक है, और उसके साथ कुछ और लीडिंग बैंक्स हैं लाइक SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो मतलब इतना पता होना चाहिए कि BSE डोमिनेट करा, बाकी कुछ बैंक्स हैं। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक वो याद करने की जरूरत नहीं कौन कौन सा बैंक है। सो ये CDSL के बारे में था। और जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था कि वो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल में। ठीक है, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर।
तो उसके लिए उन्होंने एक डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है, जिसके थ्रू वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिटेल इन्वेस्टर वाला थर्ड ऑप्शन था, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन था, तो वो करेक्ट था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये दो एजेंसी है, एनडीएसएल और सीडीएसएल। तो इनका काम क्या होता है कि सपोज आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, डीमैट अकाउंट आप खोलोगे किसके साथ? तो वो कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होगा। जैसे अभी करंटली बात करें तो जेरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, तो आप इनके साथ एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। ये डीमैट अकाउंट जो आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, वो फिर फर्दर सीडीएसएल के साथ वो खोलेगा एक अकाउंट। ठीक है, जिसके थ्रू वो आपको अवेलेबल कराएगा वो सिक्योरिटीज या जो भी आप शेयर्स परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज होती है, जितने भी शेयर्स आप खरीदते हो, वो इन दो में से किसी एक एजेंसी के पास रहते हैं। ठीक है, तो सीडीएसएल अभी हमने देखा बीएसई की है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनडीएसएल जो है वो एनएसई की है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो दोनों क्या करती है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर्स होते हैं उनको स्टोर करती है। तो पहले के टाइम में ये शेयर्स जो थे ये हार्ड बॉन्ड पेपर में दिए जाते थे। मतलब आपको अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो आपको पर्चा पकड़ाया जाता था कि हाँ आप इतने शेयर के मालिक हो। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब पूरा का पूरा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है। अगर किसी के पास पुराने शेयर्स है तो उनको भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, सो ये काम जो है ये सीडीएसएल और एनएससी देखता है। ठीक है, और ये रेगुलेट सेबी के अंडर होते हैं। ठीक है, सो दे होल्ड शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीडीएसएल के थ्रू आपका कोई सिक्योरिटी गया है तो फिर आप एनएससी पे नहीं बेच सकते, ऐसा नहीं है, दोनों में इंटर ऑपरेबल है। लेकिन बस इतना याद रखना है कि सीडीएसएल जो है बीएससी के लिए वर्क करता है और एनडीएसएल जो है एनएससी के लिए वर्क करता है। ठीक है, एनडीएसएल में फिर प्रमोटर्स की बात करें तो एनएससी तो है ही, इसके अलावा आईडीबीआई बैंक है, यूनियन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, आई थिंक अब तो ये एक्सिस बैंक हो गया है, तो वो है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था। एंड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी डिफरेंट है। सीडीएसएल जो है वो बाद में बना है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला वो बाद में बना है। एनएसडीएल जो है वो पहले बन गया था इन 1996। दोनों के अंदर एक 16 डिजिट का एक दिया जाता है अकाउंट नंबर। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो डीमैट अकाउंट नंबर दिया जाता है बाय सीडीएसएल, वो 16 डिजिट का नंबर होता है, पूरा का पूरा नंबर। वाइल इन एनएसडीएल वो एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है 16 लेटर्स का, जिसमें से 14 न्यूमेरिक डिजिट होते हैं और पहले जो दो होते हैं वो आईएन करके अल्फाबेट होता है। ठीक है, सो ये डिपॉजिटरीज होते हैं जहाँ पे आपके शेयर्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं। नेक्स्ट देखो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो अभी हमने देखा था सीसीआईएल जो है वो ये नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर वाला जो सिस्टम था उसको चला रहा था। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बेसिकली जो आपका बाइंग और सेलिंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे आप कभी ऐप पे जाते हो और फिर बाइंग या सेलिंग करते हो, तो उसको एक तरीके से प्लेस करने का काम, उसका सेटलमेंट करने का काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का होता है। ठीक है, सो आपका सपोज जैसे ही वो ट्रांजेक्शन हो गया, उसके बाद मतलब कभी भी देखना टी डेज बोलते हैं, टी मतलब जिस दिन ट्रेड हुआ, T+1 डेज में सेटलमेंट होता है। ठीक है, कि अब आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर जो आपने लिया था वो आ जाएगा। ठीक है, सो वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो सेटलमेंट पूरा करता है, उसके T+1 डे के बाद वो डिपॉजिटरी में जाता है। तो आपका जो जहाँ पे भी वो सीडीएसएल के साथ है या एनएसडीएल के साथ है, वहां पे फिर वो अकाउंट जाता है। ठीक है, सो ये थोड़े से एंसिलरीज थे, तो इनके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या वर्क करते हैं। ठीक है, तो इतना ही था। ये सीसीआईएल जो है ये आरबीआई ने और उसके बिहाफ पे ये कुछ बैंकों ने एस्टैब्लिश किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, आईसीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी। ठीक है, तो ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ और टर्म्स, क्योंकि थोड़ा सा ये स्टॉक मार्केट वाला इंपॉर्टेंट है इस बार मेरे को लग रहा है, तो कुछ और चीजें थी जो कि ये मैंने यहीं से उठाई हुई है फ्रॉम पीटी 365 जो कि हमने पढ़ भी रखा है। ठीक है, तो एनएससी प्राइम था एक चीज, गौरेक्स था, एंकर इन्वेस्टर्स था। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा देख लेना। तो कोई बता सकता है एनएससी प्राइम क्या था? ठीक है, तो एनएससी प्राइम एक तरह का फ्रेमवर्क। हाँ, कोई बोल रहा है क्या? आई थिंक कुछ लिस्टेड कंपनीज के लिए कुछ फ्रेमवर्क था ना। हाँ करेक्ट। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए एक फ्रेमवर्क था जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनको थोड़ा हाई रखना था, तो उसके लिए एडिशनल डिस्क्लोजर वगैरह वो बताया गया था। तो जस्ट एक फ्रेमवर्क है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए क्या है।
गौरेक्स कोई बता सकते हो गौरेक्स क्या था? ये पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था जो स्टॉक एक्सचेंज में अलग से इसका वो गुआर के लिए। तो गुआर फली होता है। तो ये गुआर गम जो है ना वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में खूब यूज होता है। तो उसको ट्रैक करने के लिए इन्होंने कमोडिटी मार्केट में ये पहला इंडेक्स बनाया था। तो ये एक सिंगल कमोडिटी यानी जो ग्वार की फली होती है ना, ग्वार की फली बोलते हैं उसको, तो उसका जो प्राइस है उसको ट्रैक करता है। ठीक है, तो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट था। देन एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, कोई ये बता सकता है क्या? व्हाट आर एंकर इन्वेस्टर्स? नीचे कोई लिखा हुआ है सर। आईपीओ लॉन्च होने से पहले जिनको ऑफर दी जाती है। राइट। करेक्ट, और उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तभी वो एंकर इन्वेस्टर से लाएंगे। ठीक है, तो अभी ये LIC का IPO बहुत टाइम से न्यूज में है, अब फाइनली आने वाला है। तो उस सेंस में मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट वाली और चीजों पे भी ध्यान दे लेना। तो इतना ही मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट है, बाकी तो और कुछ था नहीं। किसी को और कुछ इसमें ऐड करना है क्या? जो ये सब हाँ, इसमें एक आप एडिशन है। हम्म, हाँ, बोलिए। तो इसमें आप CDSL एंड NDSL में डायरेक्टली लोगों के पहले, जिसमें मतलब जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होती है ना, तो उन्हें बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, DPs बोलते हैं उन्हें। DP। और वो करेक्ट। हाँ, वो हो सकती है बैंक्स हो सकती है, या फिर ट्रेडिंग के मेंबर्स होते हैं, सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है उन्हें। तो वो DPs याद रखना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। थोड़ा क्लीशे है, अंदर जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि कौन कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, बट ऑन द सरफेस ऑफ इट DPs थोड़ा याद रखना। हम्म, तो सेबी के साथ एक कंप्लेन पोर्टल भी बनाया गया है। अगर आपको कभी कोई कंप्लेन करनी हो तो आप वहां पे जाके कंप्लेन कर सकते हो कि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब सही से आपको सवाल जवाब का आंसर नहीं दे रहा है, या आप कोई कंपनी है जो सही से लिस्टिंग नहीं कर रही है, या जो डिस्क्लोजर है प्रॉपरली नहीं कर रही, तो आपको उसके अगेंस्ट कंप्लेन करनी है सेबी के पास। तो कैसे कर सकते हो, क्या कोई पोर्टल है क्या इसके लिए? हाँ, स्कोर्स पोर्टल। वेरी गुड। तो ये भी याद रखना, स्कोर्स पोर्टल है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी कंप्लेन करनी है किसी ऐसी एंटिटी को जिसको सेबी रेगुलेट कर रहा है, तो आप यहाँ से जाके कर सकते हो। ठीक है। एक और ऑल्सो एजुकेशन के लिए सेबी ने ही लॉन्च किया है स्मार्ट। हम्म अगर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है आपने, तो हर 2 या 3 महीने में एक लेटर आता है घर पे अपना डिटेल्स वाला। तो वो भी CDSL और NDSL की तरफ से ही आता है, तो वो भी देख सकते हो। मैं वही देख के गया था, गूगल करके कह रहा था, सही हो गया क्वेश्चन ये। तो इसे थोड़ा क्या? देखना, हाँ जो अच्छा, कहाँ से हो गया? प्रीलिम्स में। अच्छा, प्रीलिम्स में। हाँ, ओके, ठीक। ऑलराइट, तो देख लेना, ये फिनटेक और डिजिटल इकोनॉमी वाले बहुत ही फेवरेट टॉपिक होते हैं। तो कुछ भी नया आता है तो जरूर देख लेना। मतलब ऑल्दो ये डायरेक्टली डिजिटल इकोनॉमी से तो नहीं रिलेटेड था, बट UPSC का थीम रहता है, तो देख लेना, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो ये था, विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, it puts microfinance tool to work in water and sanitation sector. Next, it is a global initiative under the aegis of WHO and World Bank. Third, it aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies. क्या मार्क करना चाहिए था इसमें आंसर? कैलकाटा सेकंड वाला ये होता है। हाँ, करेक्ट। तो सेकंड वाला रॉन्ग था। ये वाटर क्रेडिट जो है ये इनिशिएटिव है water.org का .org। सो ये एक NGO है जिसका काम ये वाटर और सैनिटेशन के लिए काम करना अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक रैंडम करंट अफेयर क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके लिए कोई थीमेटिक भी नहीं कह सकते या कोई ट्रेंड भी नहीं कह सकते। तो रैंडम वो है कि फंसाने के लिए पूछना है तो पूछना है। तो उसी कैटेगरी का क्वेश्चन था, तो अगर पता रहता तभी इसको कर पाते। बट हाँ, एक जन जन एक
एक सर हमने ट्रेंड देखा था ना कि जब भी दो ऑर्गेनाइजेशन दिए जाते हैं एक साथ एक ऑप्शन में तो वो जनरली रॉन्ग होता है, और आप फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को देखोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। करेक्ट। तो एक गेस वर्क बस यही हो सकता था कि सेकंड स्टेटमेंट में दो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन उसने दे दिए, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का वो गलत कर देगा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्विक कर देगा या दोनों ऑर्गेनाइजेशन गलत दे देगा। तो जनरली ऐसे ट्रेंड देखा गया। तो इस सेंस में गेस मारना होता ना, तो ये सेकंड वाले को आप एलिमिनेट कर सकते थे, बट जैसे आप 1 और 3 पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। ठीक है, कि सिंपल सी बात करें, वाटर क्रेडिट समझ के भी आप आई थिंक फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है प्रीटी मच लगा सकते हो कि हाँ उस लाइन में हो सकता है। ठीक है, और ऑप्शन भी इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, मतलब ऐसा ही था कि आपको एक एलिमिनेट करना है। तो उस सेंस में ऑड वन आउट थोड़ा सा सेकंड वाला लग रहा था, क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन दो वेरिएबल्स हो जाते हैं तो चांसेस है कि एक को भी ट्वीट करके क्वेश्चन गलत कर देगा। ठीक है, सो ये गेस वर्क हो सकता था इसमें, अदरवाइज ये नहीं हो पाता तो फिर तो मुश्किल था ये। ठीक है, तो मतलब रैंडम करंट अफेयर्स था, तो इतना कोई वो लोड लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन तो रहने ही वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये क्वेश्चन था अगेन इकोनॉमी से रिलेटेड। सो इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट, lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources. Next, providing liquidity to banks having a temporary crisis. Third, lending to government to finance budgetary deficit. तो इसमें क्या मार्क करना चाहिए था एज करेक्ट? बी। 2 ओनली। करेक्ट, तो केवल 2 ओनली इसका आंसर था, बाकी दोनों जो ऑप्शन है वो सही नहीं थे। लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज ऐसा तो कुछ करता ही नहीं है आरबीआई, मतलब डायरेक्टली कहीं पे भी इन्वॉल्व होता ही नहीं है डायरेक्टली तो इनके साथ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो रीफाइनेंसिंग कर देगा, बट डायरेक्टली किसी के साथ इंडल्ज नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमिनेट कर सकते थे। एंड लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजट डेफिसिट्स, तो ऐसा भी आई डोंट थिंक कोई रोल है उसका। ठीक है, तो सेकंड वाला जो रूल है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक, यही फंक्शन आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को। ठीक है, तो वो चीज है। बाकी ये देख लेना, थर्ड वाला जो स्टेटमेंट था गिविंग लोन टू गवर्नमेंट, वो अगर हम अप्रोप्रिएट वर्ड उसके लिए ढूंढे तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये एक अप्रोप्रिएट वर्ड मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो ये वाले फंक्शन जो है हम लोग कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट जो इसका बुकिश जो डेफिनेशन है वो यही है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जा रहा है, तो वी आर रेफरिंग टू द फंक्शन ऑफ आरबीआई एज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू अदर बैंक्स। ठीक है, ताकि वो अफ्लोट रह सके या कोई हाई रिस्क सिचुएशन में अपने आप को संभाल सके। ठीक है, सो सेंस में ये क्वेश्चन था। तो आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, हर 2-3 सालों में पूछ ही लेता है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस देख लो, ये मेरे को थोड़ा सही लगे। सो ये बताना, consider the following statement. Reserve Bank of India was nationalized on 26 January 1950. Next, the borrowing program of the government of India is handled by Department of Expenditure, Ministry of Finance. तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब क्या करेक्ट होता है इसके अंदर? कोई ट्राई करेगा? ओनली वन है क्या? और डेली है ओनली क्या? वन ही लग रहा है। नहीं, 1 भी गलत है। तो इनकरेक्ट है। डेली तो 1949 था सॉरी, क्या वो? 1949। 55 यस तो यस 49 था, करेक्ट 55 एसबीआई वाला। करेक्ट, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ये पता होना चाहिए था 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट आई थिंक रिवेन्यू होना चाहिए ना। नहीं, ये भी गलत है, ये आरबीआई का है। ठीक है, तो आरबीआई हैंडल करता है ये जो बोरोइंग प्रोग्राम होता है उनका, सेंटर और स्टेट का। इसीलिए हमने ये टर्म पढ़ा ना अभी लास्ट में, बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है। ठीक है, देन वो तो ये दोनों जी सैप करके प्रोग्राम होता है ना, सिक्योरिटीज का एक्विजिशन, तो उससे भी तो गवर्नमेंट अपना बजटरी डिफिसिट कंप्लीट मतलब फुलफिल करता है ना। तो तो जी बाय सेक किसको देता है? जी सेक देता है किसको? आरबीआई को तो देता है। क्या बोल रहे हो? जी सेक आरबीआई को तो देता है।
नहीं मैं फर्स्ट तब वो वाले क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, 2021 वाले क्वेश्चन में। उसका जो थर्ड है ऑप्शन, हाँ हाँ पैसा पैसा तो गवर्नमेंट को जा रहा है ना, हाँ, पैसा तो जिस गवर्नमेंट को जा रहा है। तो लैंड हो रहा है और गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर रहा है डेफिसिट को फुलफिल करने। हाँ, तो बाय दैट लॉजिक थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया ना। अरे नहीं, ये वर्ड पे फोकस करना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इस वर्ड पे फोकस करना, ना कि ये बताना कि आरबीआई का क्या फंक्शन होता है। क्या तो तो लेंडर मतलब ऑफ लास्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन था मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो एनसीईआरटी है ना, उसमें से उसमें ये लिखा ही है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब बुकिश डेफिनेशन चाहिए था, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, फंक्शन देखोगे तो हाँ वो चीज सही है कि थर्ड भी सही होता है, लेकिन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है स्पेसिफिकली इस कंटेक्स में पूछा गया था, तो इस कंटेक्स में केवल बैंक से रिलेटेड फंक्शन है, ठीक है। तो ये ओके डिस्टिंक्शन करना है अपने को, राइट। तो ये देख लेना, मतलब क्वेश्चन तो कई पूछे गए हैं आरबीआई से, बट ये मेरे को लगा कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो बहुत बेसिक चीजें पूछी गई थी, फिर भी दिक्कत हुई थी करने में, है ना। तो ये देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस ये बताना था, ठीक है। तो ये अगेन एक रैंडम सा क्वेश्चन था फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। तो बताओ क्या होना चाहिए था। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस promoting the adoption of first environmentally responsible practices in electronic recycling industry. Next, ecological management of wetlands of international importance under Ramsar Convention. C, sustainable practices in the cultivation of agriculture crops in degraded land. D था environmental impact assessment in exploitation of natural resources. तो क्या मार्क करना चाहिए था। इसमें मुझे नहीं पता ये क्या आंसर है, लेकिन R2 या फिर डी, ये सब चीजें जब आएगा, वन ऑफ द आर्स कुड बी रिसाइकलिंग इज व्हाट आई थिंक, तो ए हो सकता है आंसर। तो आई थिंक आर से थोड़ा वो कर सकते थे कि गेस वर्क करना था। तो हाँ, वो R2 इस टाइप के जो वर्ड है हम यूजली रिसाइकल, रीयूज, इस टाइप के वर्ड्स में यूज करते हैं। तो इन इन जितने भी वर्ड्स थे उनमें आई थिंक ये सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में आ रहा था। अगर ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट रहते कि रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग तो करना मुश्किल हो जाता, बट सिंस गेस वर्क करके करना है तो आई थिंक ए को मार्क कर सकते थे। अदरवाइज अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, पता था तो कर सकते थे, अदरवाइज अगर गेस वर्क नहीं आता दिमाग में तो फिर इसको करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो अगेन लोड नहीं लेना है क्योंकि अगेन रैंडम। हाँ बोलो। हाँ, इसमें ये लॉजिक होता है ना कि जो भी पूछा गया है वो, जैसे दीप्ति ने बताया कि आप मैच करके देखो ऑप्शंस में कहाँ पे। जैसे हमने अभी ये टेस्ट करा था विजन का, उसमें आहट करके था, AAHT प्रोग्राम, तो उसका HT इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ऑप्शंस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक ही मतलब ऑप्शन था और वो आंसर बन जाता है। तो वैसे वो लॉजिक यहाँ पे यूज करना काफी सही होता है। करेक्ट। तो आई थिंक वही लॉजिक से हो सकता था, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही रैंडम ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा था। किसी हमने पीटीवीटी में भी शायद नहीं पढ़ा होगा, ना किसी शंकर में, ना PMFIS में, कहीं नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो ये देख लो R2 क्या है। तो ये इम्प्रॉपर जो रिसाइकलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेके, उसके लिए रखा गया था, ठीक है, ये R2 का स्टैंडर्ड। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये डिफाइन करता है स्टैंडर्ड कि कैसे जो ग्लोबल एनवायरमेंटल या वो जो वर्कर हेल्थ है, सेफ्टी स्टैंडर्ड है, वो क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर्बिशिंग में, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सेट करता है, और इसके अंडर अगर कंपनीज जो हैं वो अपने आप को सर्टिफाइड करा सकती हैं। सर्टिफाइड कराकर उनका ओवरऑल मतलब वो सर्टिफिकेशन से एक तो ये साबित होगा कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी है। दूसरा, अगर ये जो कोड है या जो फ्रेमवर्क है, इसकी जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा, ठीक है। तब तो ओवरऑल इस सर्टिफिकेशन से फायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट होता है, ठीक है, हायर मार्जिन ले सकते हैं वो, ठीक है। Thus, environmentally responsible practices in electronics recycling industries are compiled under R2 Code of Practices, ठीक है। तो एक बहुत ही नीच सा ऑर्गेनाइजेशन था, सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल, उसने ये गाइडलाइंस निकाले थे, तो इसलिए न्यूज में था। तो थीम करंट अफेयर्स का ही था,
अगर करंट अफेयर्स पढ़ा होता ये वाला तो कर सकते थे, या फिर वो जो अभी गेस वर्क हमने देखा कि हाँ वैसा कर सकते थे। तो यही था इसके अंदर। तो किसी को कुछ और ऐड करने का इसमें? आई थिंक इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया के अंदर हमारे पास ई वेस्ट रूल्स भी है ना, ई वेस्ट रूल्स। 2016। हाँ, तो ई वेस्ट रूल 2016 वाला जो है एक बार उसको देख लेना, क्योंकि एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, उसको आई थिंक फिगर आउट कर सकते हो। क्योंकि पॉल्यूशन जो है ना वो एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम है। अगर आप पिछले 3 साल के उठा के देख लो पेपर, तो उसमें जो एनवायरनमेंट का पार्ट है उससे अराउंड 20 क्वेश्चन इजीली एट एन एवरेज आए हैं। मतलब आई थिंक शायद 2020 में थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि एग्रीकल्चर ज्यादा पूछ लिया था उसमें। अदरवाइज एट एन एवरेज 20 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आता है, जिसमें से जो सेकंड हाईएस्ट वेटेज कह सकते हैं कि एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन जो है पॉल्यूशन के टॉपिक से रिलेटेड ही है। तो ये वाला भी देखा जाए तो एक तरीके से पॉल्यूशन से ही रिलेटेड टॉपिक था, तो उसको मैनेजमेंट कैसे करना है पॉल्यूशन का, या मिटिगेशन कैसे करना है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक था। तो पॉल्यूशन थोड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, तो इससे थोड़े टॉपिक को अच्छे से कवर कर लोगे, करंट अफेयर्स वगैरह एंड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आई थिंक काफी अच्छे से हो जाएगा। तो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। तो अगेन ये पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आपने तो ये टॉपिक को थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आई थिंक इजीली फिगर आउट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सो क्वेश्चन था, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट? First, they may raise lethal quantities of carbon monoxide in the environment. Second, the copper slag can use the leaching of some heavy metals into environment. Third, they may release sulfur dioxide as pollutants. तो क्या मार्क करना चाहिए था इसमें? सी मतलब ऑल करेक्ट होना चाहिए ना। ऑल करेक्ट तो नहीं है इसका ये आंसर। क्वेश्चन जब आया है, लॉट ऑफ पीपल हैड टोल्ड ये लीथल क्वांटिटीज पे फोकस करना हाँ है। दिस वर्ड लीथल क्वांटिटीज माइट बी रॉन्ग, तो वन रॉन्ग हो सकता है करके। बट आई स्टिल फील लाइक पता नहीं एग्जाम में वैसा दिमाग काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, हाउ डू यू डिफाइन लीथल क्वांटिटीज? मतलब वो लॉजिक से फिर तो काफी चीजें फिर पोल्यूटेंट होके भी नॉन पोल्यूटेंट ही है फैक्टर्स। तो आई थिंक वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा लीथल वाला, पता नहीं, बट बहुत लोगों ने ये एलिमिनेट कर दिया है ऑप्शंस में, मतलब काफी आंसर कीज में। मतलब ये दोनों आंसर पता, ये सॉरी। इंग्लिश वर्ड, हाँ इंग्लिश वर्ड से भी अगर आप जाते हैं ना तो लीथल मतलब विच कैन कॉज डेथ। ठीक है, मतलब कि वो डायरेक्टली इतना पोटेंट है कि वो मौत ला सकता है किसी की भी अगर वो इसके चपेट में आ जाता है। तो यार ऐसा अगर फिर बनाएंगे कोई प्लांट, अगर ऐसा बनाया है जिसमें ऐसा लीथल क्वांटिटी रिलीज हो रहा है, तो उसमें तो पहले काम करने वाले ही मर जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सेंस बनता नहीं है इसका कि लीथल क्वांटिटी होना चाहिए। और दूसरा, अगर फैक्चुअली भी जाओगे ना स्टेटमेंट के ऊपर, तो ये फैक्चुअली भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज ही नहीं होता है, वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो उस सेंस में थोड़ा सा हाँ, समझना जरूरी एक्चुअली वन मोर थिंग इज, जैसे अगर है। कार्बन मोनोऑक्साइड उतना क्वांटिटीज में रिलीज हो रहा है, like भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला सीन हो जाएगा, तो उतना ज्यादा नहीं होगा, है ना। राइट। आई मीन यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी इंडिकेट करी थी ना, इसलिए आई वेंट विथ 1 2 3 कि इट मे रिलीज। दे नॉट सेइंग कि वो रिलीज होगा ही और लोग मरेंगे। लोग तो मतलब धीरे धीरे भी मर सकते हैं, दे नॉट सेइंग कि इमीडिएटली मरेंगे। CO2 नहीं मतलब CO इन। लीथल वर्ड का इस्तेमाल थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। ये कहता ना कि हाँ। कैन कॉज में वो चीज ठीक होता, लेकिन जब आप लीथल कह रहे हो ना तो फिर आप ये मान के चलो कि उसका पोटेंशियल है कि इट कैन किल। करेक्ट, तो शायद आई थिंक वो प्रोबब्ली वही लिटरल। रीजन। तो बाकी स्टेटमेंट देखोगे तो बाकी एक को ही एलिमिनेट करना था, एंड बाकी फिर अपने आप आंसर बी निकल जाता। ठीक है, सो इसके अंदर बहुत सारे कॉपर स्लैग के अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, क्योंकि ओर होता है, ओर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं साथ में मिली हुई। एंड मोस्टली जो स्लैग होता है उसमें नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज होती हैं अलॉन्ग विद सम मेटल्स ऑल्सो। सो आर्सेनिक जैसा हैवी मेटल हो गया, ये एसोसिएटेड होता है, आयरन सिल्वर ओर्स, तो ये सब एसोसिएटेड होते हैं।
तो ये हैवी मेटल्स लीच कर सकते हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट स्मेल्टिंग हो रही है, स्मेल्टिंग मतलब उनको जलाया जा रहा है, तो बहुत सारे ओर्स जो होते हैं ना उनके अंदर सल्फर कंपोनेंट भी होता है उन ओर्स के अंदर, तो जब ये इनको मेल्ट किया जाता है तब ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो वो होना लाजमी है, एक इम्प्योरिटी है। जैसे वो नहीं पढ़ा था हमने क्वेश्चन एक कि फॉरेस्ट फायर से क्या क्या निकलेगा या बायोमास की बर्निंग से क्या क्या निकलेगा, तो उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती हैं, आप उसमें एलिमिनेट नहीं कर सकते कि यार ये तो निकलेगा ही नहीं। जैसे आई थिंक उसमें ओजोन एक क्वेश्चन, ओजोन एक ऑप्शन था जिसने कंफ्यूज कर दिया था काफी सारे लोगों को। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है। सिमिलरली ओर्स के अंदर भी यही चीज होती है कि इम्प्योरिटीज इतनी सारी होती है कि पॉल्यूटेंट्स की कोई लिमिट ही नहीं है, जो जो इम्प्योरिटीज मिलेगी वो निकलती जाएगी उसमें, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा कोई हाई मतलब एकदम एक्सट्रीम कोई भी ऐसा डाल दिया कि प्लूटोनियम निकलेगा तो बात अलग है, अदरवाइज मोस्टली इस टाइप के स्टेटमेंट ट्रू रहते हैं, ठीक है। सो कॉपर स्पेल्टर में जो कार्बन रहेगा वो कंबस्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर रिएक्ट करेगा फर्दर ओर से रिमूविंग कार्बन एटम्स, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज करेगा, तो इतना ज्यादा CO नहीं रिलीज होगा, ज्यादा उसमें से CO2 रिलीज होगा, ठीक है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट था। एंड क्वेश्चन प्रॉब्ली इसलिए था क्योंकि वेदांता का उस टाइम जो स्टेरलाइट प्लांट है तमिलनाडु के अंदर वो काफी न्यूज में था, तो प्रॉब्ली वहीं से ही ये क्वेश्चन का डिराइव किया गया था, तो करंट अफेयर्स में था ये चीज, ठीक है। तो अगेन जो थीम की बात कर रहे थे पॉल्यूशन वाले पार्ट की, तो बैक टू बैक मतलब देख ही रहो कि इससे पहला भी पॉल्यूशन से रिलेटेड था और ये डायरेक्टली पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये अगेन पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो पॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम रहता है, तो एटलीस्ट इसको अगर आप देख लोगे तो शॉर्ट शॉर्ट आप आई थिंक कुछ मार्क्स इजीली करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लो हैंगिंग फ्रूट है अगर ये पॉल्यूशन वाला पार्ट आप सही से कर लेते हो तो। So next देखो, with reference to furnace oil, consider the following statement. So first, it is a product of oil refinery. Next, some industry use it to generate power. Third, it causes sulfur emission into the environment. तो क्या मार्क करना चाहिए था? ये सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। हम्म एंड हाँ, ये अगेन लाइक द सेम दिस थिंग यूज कैन कॉज सल्फर एमिशंस, थर्ड भी सही हो सकता है। हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए शायद। कोई और ट्राई करेगा क्या? हाँ, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। और ये कर करेक्ट करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव ही है। तो फर्नेस ऑयल ये भी न्यूज में ही था उस टाइम, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि दिल्ली NCR में जितने भी फर्नेस ऑयल से जो लोग यूज कर रहे हैं वो सब बंद हो, ठीक है। तो उसी ऑर्डर के चलते ये पूरा का पूरा टॉपिक न्यूज में था, ठीक है। सो ये फर्नेस ऑयल बेसिकली क्या होता है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है क्रूड ऑयल का, तो उसमें से जो बच जाता है प्रोडक्ट मतलब सबसे लोएस्ट क्वांटिटी सबसे लोएस्ट क्वालिटी का, तो वो चीज होता है, तो ये यूज होता है स्टीम बॉयलर में एनर्जी जनरेट करने के लिए छोटे मोटे पावर प्लांट्स में, ठीक है। सो ये चीज याद रखना, जितने भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोडक्ट निकलते हैं सब में जो सल्फर कंटेंट होता है वो होता ही है, तो उस सेंस में इसके अंदर भी सल्फर कंटेंट है एंड काफी हाईली पॉल्यूटिंग है ये फर्नेस ऑयल जो है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन करने को बोला था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पॉल्यूशन थीम से ही था, ज्यादा कुछ इधर इधर उधर नहीं करा हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर आंसर आ जाता। तो पॉल्यूशन वही वाला चीज लिखा है कि एटलीस्ट 20% क्वेश्चन एनवायरमेंट के क्वेश्चन में से 20% क्वेश्चन जो है वो पॉल्यूशन के थीम पर है एट एन एवरेज, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने मार्क किए हैं, ये देख लेना पॉल्यूशन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट लग रहे थे मेरे को। एक तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स थे 2021, ठीक है, इसको देख लेना, अभी रिसेंट में ही थे ये न्यूज में। देन ओशन क्लीन अप एक मिशन है, ठीक है, तो ये वाला मिशन जरूर देख लेना क्योंकि इसमें हम लोग जो अटलांटिक ओशन में कुछ गायर्स हैं, ठीक है, जो कि अपने आप ही वो पूरे के पूरे पॉल्यूशन जो होता है मरीन पॉल्यूशन को उसको राउंड राउंड घुमाते रहते हैं उन गायर्स के अंदर ही, तो वहां से हम लोग ये पॉल्यूशन क्लीन अप कर रहे हैं एंड ये एक NGO है जो कर रहा है, बट ये मिशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाटर ये प्लस सिटी है। बोलिए। ये एक डेनमार्क बेस्ड एनजीओ है, उसका नाम ही ओशन क्लीन अप है। तो एक कैलिफोर्निया के पास में जो जायर पाया जाता है उसका क्लीन अप, और ये जापान के पास जो कुरिशियो वाला के पास जो जायर पाया जाता है उसका क्लीन अप ये करेगी।
तो कैलिफोर्निया के आसपास जो जाहिर है, और तो जापान के पास है या ये यूरोप के पास है दूसरा गायर जो है? जापान के पास वाला। अच्छा ठीक है, तो वो देख लेना, इम्पोर्टेंट थीम है ये, क्योंकि काफी एक नोवेल कंसेप्ट है जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वाटर प्लस सिटी के ऊपर है क्या? ये माइक्रोप्लास्टिक के लिए है या फिर सारे उसके लिए? नहीं नहीं, माइक्रो प्लास्टिक के लिए नहीं आप है गूगल कर ये। लीजिएगा, पिक्चर दिखेगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन मतलब कूड़ा वहां दिखता है, वेस्ट। जो कूड़ा करकट होता है ना जनरल, उसके लिए माइक्रो प्लास्टिक को कर पाना, अभी तो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं जिसके थ्रू माइक्रो प्लास्टिक इकट्ठा कर लाएं हम लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो वाटर प्लस सिटी। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये वाटर प्लस सिटी का टैग दे रहे थे। तो इसमें ये टैग उसका उस सिटी को दिया जाता है जहाँ पे जो वेस्ट वाटर है पूरी तरीके से ट्रीट हो रहा है, चाहे वो फिर हाउस होल्ड हो या इंडस्ट्रियल हो, पूरे को ट्रीट कर रहे हैं एंड फिर उसको रिलीज कर रहे हैं इनटू रिवर बॉडीज। ठीक है, डायरेक्टली कुछ नहीं रिलीज हो रहा है। ठीक है, सो ये कौन सी सिटी को मिला भी वाटर प्लस टारगेट, कोई बता सकता है? इंदौर को। करेक्ट, तो इंदौर को मिला। तो इंदौर मतलब स्वच्छता में हर जगह आगे ही रहता है, तो एक गैस नहीं भी पता हो ना तो गैस मार सकते हो इंदौर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था। तो ये काफी सालों से न्यूज में है, और अभी भी न्यूज में है। अभी किस लिए न्यूज में है? क्योंकि ये अपना जो अप्रोच है वो एयर शेड की तरह कर रहे हैं। जैसे वाटर शेड हम पढ़ते हैं ना, वैसे एयर शेड कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ स्टेट की बाउंड्री के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे एयर पॉल्यूशन को, हम उसे एक पूरा एयर शेड मैनेजमेंट के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो वो मल्टीपल स्टेट भी कर सकता है या स्टेट के अंदर भी छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो बाकी पता ही होगा। टारगेट कोई बता सकता है इसमें टारगेट क्या था? 20 to 30% by 20 ऑफ व्हाट? of 2.5 and 10 PM 2.5 and 10 एंड बेस लेवल, बेस ईयर 19 2017 17 7 है करेक्ट, 2007 टारगेट है। 17 है, 17 7 नहीं है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो टारगेट 7 था, सॉरी 17 था, सॉरी बेस ईयर 17 था, टारगेट ईयर इसके लिए 2024 है। ठीक है, तो ये ये 2019 में एक, आया था ना। हाँ करेक्ट, मैं मतलब यही पूछने वाला था बट आपने पहले बता दिया। तो 5 year 2019 में आया था, 5 ईयर प्रोग्राम है। ये 17 जो है बेस ईयर ले आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये सारी इंडियन सिटीज के लिए है क्या प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? नहीं, MOFC चलाता है तो शायद नहीं, दिल्ली के आसपास क्या क्या। नहीं नहीं, कोई नहीं और नहीं, ये ट्राई तो करेगा? सीपीसी भी करता है ना, तो सबके लिए होगा ये। कोई और ट्राई करेगा? आई थिंक टायर 2 टायर 3 सिटीज के लिए था ना। 102 सिटीज के लिए है। एक 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज के लिए, ये पहले भी डिस्कस करा हुआ है। नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या है? जो कि जो AQI का जो स्टैंडर्ड है उस पर मीट नहीं कर रही है CPCB के। ठीक है, तो उनके लिए ये टैग दिया गया नॉन अटेनमेंट सिटीज, तो उनको टारगेट कर रहे हैं कि उनको हम बराबर लाएं 2017 के लेवल से। ठीक है, सो ये चीज है। नेक्स्ट पे चलो, नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये किसको रिप्लेस करके आया है, किसको रिप्लेस किया है इस कमीशन ने? की ऑर्गेनाइजेशन थी जो दिल्ली NCR रीजन में करी थी, बाय सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया था कुछ बॉडी। तो EPCA था, उसको चेंज करके ये बनाया है हम लोगों ने। ठीक है, तो इसके लिए अब बिल आ गया है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये दिल्ली का जो एरिया उसको देख रहा है, ट्रू और फॉल्स? दिल्ली NCR, दिल्ली एंड NCR भी है इसमें, सिर्फ दिल्ली नहीं है। अच्छा, तो NCR में कौन कौन सा रीजन आ रहा है? काफी बड़ा रीजन है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान का भी एक डिस्ट्रिक्ट है, आई थिंक अलवर, बट आई एम नॉट श्योर। 8-9-10 राजस्थान भी आएगा। हाँ, राजस्थान का अलवर और भरतपुर जो है वो इंक्लूड है, बाकी हरियाणा यूपी है। ठीक है, तो ये था। तो ये देख लेना, ये करंट अफेयर्स में आई थिंक इम्पोर्टेंट लग रहे थे, तो इनके ऊपर थोड़ा और डेप्थ में देख लेना। मैंने बस यहाँ पे एक स्टार्टर के लिए रखा है ये चीज कि हाँ ये कुछ पॉइंट मेरे को इम्पोर्टेंट लगे। तो ये क्वेश्चन जो पॉल्यूशन वाली थीम हमने डिस्कस करी, तो ये बहुत पुराने टाइम से पॉल्यूशन फेवरेट टॉपिक रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस देख लो। ये 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था,
विच ऑफ द अबव इज और आर इमिशन फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट? तो क्या आंसर होना चाहिए था इसमें? सारे ही होंगे, वो तो किसी भी All थर्मल ऑल ऑफ द CO2 तो होगा ही होगा, और हाँ नाइट्रोजन करेक्ट, नॉक्स भी हो ही जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो सिंपल और क्वेश्चन था। पार्टिकुलेट मैटर भी इसमें एमिट होता है, और वो भी काफी जगह, जैसे सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो बहुत कॉमन है किसी भी कंबशन में, उसी तरीके से आई थिंक पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो भी बहुत कॉमन है किसी भी कंबशन में एनवायरनमेंट में जाने के। करेक्ट। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी, ये सारे ही रिलीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये पे सर एक फॉलो अप क्वेश्चन है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ SO2 इन द करेक्ट, वर्ल्ड। ट्रू, करेक्ट। यस, करेक्ट। तो एक और फॉलो अप क्वेश्चन है, SO2 is released only by anthropogenic activities, true or false? फॉल्स। फॉल्स। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था आई थिंक वो किसी रिपोर्ट में आया था कि एंथ्रोपोजेनिक में हाईएस्ट है, बाकी ओवरऑल शायद कोई और है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं या नहीं, ओवरऑल ओवरऑल में हम इंडिया, नंबर 1 थे? ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल में इंडिया है। तो ओके सर। नेचुरल कॉजेज में क्या होता है, वोल्केनिक जो इरप्शंस होते हैं उनके अंदर भी अच्छा खासा सल्फर रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक के टर्म्स में तो और इंडिया वेद हाईएस्ट है, जिसकी वजह से और वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से भी होता है। और SO2 इसलिए भी है कि हम बिटुमिनस जो कॉल वो यूज करते हैं, वो थोड़ा रिच होता है सल्फर कंटेंट में। वॉल्केनिक इरप्शन से भी सल्फर निकलता है ना। करेक्ट। और ठीक चीज है। है पेपर इंडस्ट्री, वहां से भी निकलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लो। तो ये था कि ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजेबल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट एज ई वेस्ट? तो ये बताओ इसमें क्या आंसर होना चाहिए था? 1 and 2 तो होना L चाहिए, करके जिसमें 1 B and आ 2 जाता नहीं है। बी है क्या? हाँ, हाँ, वो तो जब भी हेक्टर करें। हाँ, तो जब भी ज्यादा ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं ना, तो हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक लगानी चाहिए। तो सेवेंथ ऑप्शन था प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अगर ऐसे मिलने लग रहे होते तो हर हर कंट्री एटॉमिक बॉम्ब बना के घूम रहा होता। तो सीधा सेवेंथ को एलिमिनेट करते हैं, आंसर आ जाता। तो ये केमिकल को याद रख लेना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम सीधा, जैसे वो बेंटोनाइट वाला एक हुआ था क्वेश्चन, केवनाइट और बेंटोनाइट वाला, तो वैसे या याद कर लो, बाकी सब इसके अंदर होते हैं। तो बेरिलियम हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, हेप्टाक्लोर हो गया, मरकरी हो गया, लेड, ये सब ई वेस्ट के तौर पे मिलते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2014 में पूछा गया था। क्या? आई वांट टू आस्क, इसमें ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जिसमें आपने बोला कि प्लूटोनियम इज रेडियो एक्टिव मटेरियल, क्या आप और भी 2-4 एलिमेंट्स के नाम बता सकते हैं विच आर रेडियो एक्टिव? बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर बिफोर दिस क्वेश्चन, आई रेड दिस क्वेश्चन। कैन यू हेल्प अच्छा, अदर हाँ, रेडियो एक्टिव? बिल्कुल। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम पढ़ते हो आप। ठीक है, इसके अलावा कोबाल्ट C60 होता है, एक कार्बन का आइसोटोप होता है C14 करके, वो भी रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो आई थिंक जस्ट नेम अ फ्यू। थोरियम। हाँ, थोरियम भी हो सकता है, करेक्ट। एक्टीनियम होता है, एक्टीनियम। हाँ, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जनरली जो यूज करते हैं वो यही है, तो देख लेना। तो हम लोग यहाँ फोर्थ पे फोर्थ एलिमिनेट कर सकते थे क्या, हेप्टाक्लोर जो क्यों VOC होता एलिमिनेट है? करना है? पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग कि ई वेस्ट में आता है क्या ये VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड? नहीं नहीं, ये नहीं आता। ये नहीं आता ना, तो हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है ना, अदरवाइज सिंपली हेप्टाक्लोर से इसको एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, अनटिल अनलेस हमने हाँ, ये पढ़ नहीं रखा एक्सक्लूसिवली। करेक्ट। तो आई थिंक प्लूटोनियम सबसे बेस्ट बेट था कि हाँ, इतना बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गया ये एलिमेंट का होना, तो वो चीज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टील इंडस्ट्री से। ठीक है, तो सिमिलर ट्रेंड देख रहे हो कि मतलब पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट थीम है, करके चले जाना। ठीक है, तो स्टील स्लैग पे ये क्वेश्चन था कि स्टील इंडस्ट्री से कौन कौन सा पॉल्यूटेंट रिलीज होता है। तो अगेन ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था, सारे के सारे, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सारे ही रिलीज होते हैं। ठीक है, सो ये था। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये क्वेश्चन पे ट्राई करना। तो इन
the cities of our country, which of the following among the atmospheric gases are normally considered in calculating the AQI? ठीक है, तो फर्स्ट था कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड एंड लास्ट में मीथेन। क्या आंसर होना चाहिए था? 1 एंड नहीं है। 5 को एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये दोनों ग्रीन हाउस गैस है। करेक्ट, तो इसको एलिमिनेट कर सकते थे तो आंसर बच जाता 2, 3, 4। ठीक है, तो वो होता है। इसके अलावा बाकी गैसेस बता सकते हो क्या 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 होते हैं AQI में? P particulate matter 2.5, particulate matter 10, SO2, NO2, CO, ozone, and lead, PB, और one more. Total there are 8. याद नहीं आ रहा है। NH3 अमोनिया। NH3 And somebody Correct. said that 1 and 5 are क्या कहते हैं greenhouse gases, but I think carbon monoxide is also a greenhouse gas, isn't it? Am I हाँ, वो wrong? भी है। नहीं, वो भी है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट भी है क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होती है। हाँ, तो the logic that 1 and 5 can be eliminated because they are greenhouse gases might not be best approach to solve the question. Maybe फर्स्ट वन आप एलिमिनेट कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे इंडाइसेस उसे कंसीडर नहीं करते एज अ पोल्यूटेंट, तो उसे हार्मफुल गैस कंसीडर करते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए। सो बाय दैट लॉजिक अगर आपको CO2 दिखता है कहीं भी कोई भी इंडेक्स में तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 17 में सिंपल ये ये भी है क्वेश्चन ना, पूछा गया। जो CO2 होता है वो बेसिकली हमारे लाइफ अर्थ पे पॉसिबल रहने के लिए भी तो होता है ना। अगर जो CO2 नहीं होता तो अपनी अर्थ वार्म ही नहीं हो पाती ना। अराउंड -18-20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता, तो हार्मफुल नहीं होती है, इसलिए इसको हम पॉल्यूटेंट नहीं कंसीडर करते हैं। करेक्ट, और सेम मीथेन का केस होता है। मीथेन अराउंड 10 to 20 ईयर्स में CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। करेक्ट। तो ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है मीथेन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, बट उसका लाइफ शॉर्ट होता है मीथेन का। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर फर्स्ट measuring the levels in blood, measuring the oxygen level in blood. Second, computing oxygen level in the forest ecosystem. C, pollution assay in aquatic system. D, assessing oxygen level in high altitude region. तो क्या मार्क करना चाहिए था? कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा होता है। तो ये बताना, BOD ज्यादा बड़ा होता है या COD बड़ा होता है? COD, क्योंकि उसमें हम correct, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पॉल्यूटेंट कंसिडर करते हैं। BOD में Correct. सिर्फ ऑर्गेनिक। करेक्ट, तो ये आई थिंक डिफरेंस पता होता तो इजीली सॉल्व हो जाता। मतलब ये वाला तो इजीली सॉल्व हो जाता क्योंकि BOD हमने कई बार पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग pollution problem, what is or are the advantage of bioremediation? तो ये ऑप्शंस पढ़ना है इसके। फर्स्ट, it is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in the nature. Next, any contaminant with heavy metal such as cadmium, lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganisms. Third, genetic engineering can be treated to create microorganisms specifically designed for bioremediation. तो क्या मार्क करना चाहिए था इसमें? 1 and 3 होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में कंप्लीटली बोला हुआ है ना, तो कंप्लीटली नहीं होता है। ठीक है, अगर सेकंड ऑप्शन को मैं फाइटो रेमेडिएशन से रिप्लेस कर देता, मतलब यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा है और इसको मैं फाइटो रेमेडिएशन से रिप्लेस कर देता, तब सही रहता है क्या? नहीं, शायद नहीं होना चाहिए, तभी भी सही। तो फाइटो रेमेडिएशन से ये हो सकता है, वो हैवी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं ना, फाइटो मतलब प्लांट्स, एंड प्लांट्स के थ्रू रेमेडिएशन, तो वो क्या करते हैं कि उनकी फ्लोटिंग एक वो बना देते हैं प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर वो प्लांट्स की रूट को डालकर पानी में छोड़ देते हैं। तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो पानी में से वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस टाइप के हैवी मेटल्स, तो उसको क्लीन करने में यूज आता है ये। ठीक है, तो ऐसे करके याद लेकिन रख सकते हैं। कंप्लीटली यहाँ पे हाँ, एक कीवर्ड कंप्लीटली है। थोड़ा सा, हाँ कंप्लीटली थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, बट हाँ वो चीज कर सकता है कि वो कैडमियम और ये ऐसे लेड जैसे हैवी मेटल्स को वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है पानी में से। राइट,
ठीक है, तो ये थर्ड सिंपली क्वेश्चन थर्ड जो क्या स्टेटमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, तो कोई एक एजेंट था ना, बायोरेमिडिएशन एजेंट, तो ऑयल जैपर एंड एक और था ऑयली और तो वोरस याद नहीं एस, आया। ऑयली वोरस एस करके किसने बनाया अच्छा, था? आईआईटी आईआईटी था कौन? क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई टे, टेरी था, टेरी? टी। हाँ, अच्छा, ठीक है। Alright, तो मतलब यही सिंपल क्वेश्चन से बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा सा पॉल्यूशन के बारे में देख लोगे तो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रेंड था इसके अंदर जो मिला था पॉल्यूशन के क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज ब्लू कार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट था कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। Next, carbon sequestered in forest biomass and agricultural soils. C, carbon contained in petroleum and natural gas. And D, carbon present in atmosphere. तो क्या मार्क करते हैं इसमें? ए। ए होना। आगरा। तो सिंपल ही था। ब्लू ब्लू जो है उससे भी लिंक लगा सकते थे कि यार ब्लू आ रहा तो ये कोस्टल या ओशन से ही कुछ रिलेटेड होना चाहिए। तो करेक्ट है, मतलब ये जो कार्बन जो है जो कि हम लोग ओशन वगैरह से जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यही सिंपल था। बाकी इसी में बाकी जो तो बी हम्म, इसी में जो बी ऑप्शन है, कार्बन sequestrated in forest biomes and agricultural soil, this may be green carbon. And how about C? I mean, carbon contained in petroleum and natural gas. Can you explain this C statement? What is it? Is there some term like blue carbon, gray carbon, something like that, or it's just random statement? आई थिंक ये हाइड्रोकार्बन वाला जो होता है जनरली शायद इसको ब्राउन कंसीडर करते हैं। इनसे जो रिलीज होता है वो मोस्टली पॉल्यूटेंट्स के साथ रिलीज होता है, तो प्रॉब्ली ब्राउन कंसीडर कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं है। ब्राउन हाइड्रोजन को भी बोलते हैं, तो शायद कार्बन को ही बोलते होंगे फिर, हाँ, मे बी। ब्राउन हाइड्रो करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, मतलब आई थिंक एक वही है कि एक बार चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक क्योंकि हाइड्रोजन के केस में जनरली हम बोलते हैं अगर पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से एक्सट्रैक्ट किया गया तो वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, तो आई थिंक उसी लॉजिक से ब्राउन कार्बन भी होना चाहिए। ब्राउन कार्बन वो ऑर्गेनिक मैटर के कंबशन से जो निकलता है उसे कहते हैं। हाँ, मतलब ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, तो वो उसी का ही प्रोडक्ट होता है ना पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, तो प्रॉब्लम उससे भी निकल सकता है। ठीक है, अगेन मतलब वही थीम सिंपल ही था, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सो ये बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड टू सर्वाइव ऑन सरफेस विदाउट सॉइल। ठीक है, तो कीवर्ड ये लास्ट वाला स्टेटमेंट, लास्ट वाला पार्ट ही था कि सर्वाइव कर सकते हैं ऑन सरफेस विदाउट सॉइल, मतलब बिना सॉइल के भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। फर्स्ट था फर्न, सेकंड था लाइकन, थर्ड था मॉस एंड फोर्थ था मशरूम। तो क्या आंसर मार्क करना चाहिए था? लाइकेन और मॉस तो होना चाहिए। करेक्ट। तो वैसा एक ही कॉम्बिनेशन है ऑप्शंस में। वैसा वैसा एक ही कॉम्बिनेशन, करेक्ट, सी। तो 2 और 3 इसका आंसर था। तो मतलब ये इंफॉर्मेशन पता थी या कोई एनालिसिस लगाया, ऐसा कुछ किया क्या किसी ने? 2013 में आया था लाइकन के ऊपर एक क्वेश्चन, हाँ, तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि इनमें से क्या सरवाइव करेगा करके वो क्वेश्चन था। करेक्ट। तो हाँ, तो लाइकन के बारे में जरूर पता हो सकता था, लेकिन बाकी एक और के बारे में भी पता होना चाहिए था। ऑल्सो एक बहुत फालतू लॉजिक जो मैंने लगाया था कि लाइकन एंड मॉस हम हमेशा साथ में ही पढ़ते हैं एनवायरमेंट में या कहीं भी पढ़ो आप, करेक्ट करेक्ट। तो बाय दैट लॉजिक ऑप्शंस में सिर्फ 2 और 3 साथ में ही है, तो ऐसे करके मैंने सी मार्क करा दैट इसको। इज वन थिंग। एंड पोलर रीजन्स में लाइकन मतलब वहां पे पोडोजोलिक सॉइल्स कहते हैं ना हम। हम्म, टुंड्रा ओ रीजन। यस, करेक्ट तो करेक्ट। वहां लाइकन एंड मॉस ही सर्वाइव करता है। एक हम वो वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं ना सर, इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो उसमें जो पाइनर स्पीसीज होती हैं उसमें लाइकन, मॉस, रोडोडेंड्रोन ये सब
कंसिडर किए जाते हैं। और मशरूम एक फंगी है, तो वो मतलब नहीं, अकेले नहीं रह पाता है। करेक्ट। तो वो रोडोडेंड्रोन नहीं है, वो रोडेंट्स हैं, मतलब चूहे या छोटे मोटे कीड़े। ठीक है, रोडोडेंड्रोन तो बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। तो नहीं सर, ये तो देख लेना। ये वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए वहाँ पे ये पाइनर स्पीसीज होती है रोडोडेंड्रोन, जो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर पार्ट है ना, वहाँ पे। पायनियर पायनियर कह रहे हो या फ्लैगशिप स्पीशीज कह रहे हो? पाइनियर। अच्छा, वो तो ठीक है। रोडेंट्स होती है शायद। मेरे ख्याल से तो रोडेंट्स होता है वो, एक बार हाँ देख लेना। क्योंकि वो चूहे जो होते हैं ना, चूहे इस टाइप के, तो वो बरोज खोदते हैं, तो बरोज खोदते हैं तो वो मिट्टी क्रिएट करते हैं, मतलब बैरन रॉक्स के अंदर वो मिट्टी बनाते हैं, और फिर वो बाकी स्पीशीज फिर सरवाइव करना चालू करते हैं। तो ये देख लेना कि लाइकेन मॉजेज मोस्टली जो मॉइस्ट टाइप का क्लाइमेट होता है वहीं पे देखने को मिलते हैं। तो एक्सट्रीम जो क्लाइमेट रहेंगे वहां पे तो देखने को मिलेगा ही नहीं। दूसरा, लाइकेन हमने पढ़ भी रखा है, एक इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट नहीं, इंडिकेटर स्पीशीज होता है। इंडिकेट किसको करता है? क्लीन एनवायरनमेंट को। तो अगर कहीं पे क्लीन एनवायरनमेंट है वहीं पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे भी पोल्यूशन होगा तो वहां से गायब होगा। तो ऐसा भी होता है कि रोड के साथ में जो ट्रीज लगे रहते हैं, तो जो ट्री का पार्ट रोड को फेस कर रहा होता है वहां पे लाइकन नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ होगा। तो इतना ज्यादा ये सेंसिटिव है टुवर्ड्स पॉल्यूशन। ठीक है। सो लाइकन जो होता है वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है, म्यूचुअलिज्म बेसिकली। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों स्पीशीज को हेल्प मिलता है। तो इसमें सिम्बियोटिक रिलेशन में रहता कौन है? फंगी और एल्गी जो होते हैं सिम्बियोटिक रिलेशन में रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो एल्गी क्या करता है? ऑटोट्रॉप होता है, खुद खाना बना सकता है। लेकिन फंगी के साथ क्यों रहता है? क्योंकि फंगी उसको न्यूट्रिएंट पकड़ के ला के देता है। ठीक है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो इस सेंस में दोनों सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। और फिर एल्गी खाना बना के डालता है टू फंगाई। तो ये चीज है। तो लाइकन के बारे में ये पता लग गया, तो बेसिक सी चीज है, लाइकन सबसे ज्यादा पढ़ा होगा इसके अंदर। तो ये बाकी चीजों देखो, कई बार ये फोटो भी दिया हुआ है, तो दीवारों पे कई बार गमलों के आसपास भी देख लोगे, या कोई पुरानी लकड़ी पड़ी होगी तो उसके ऊपर भी देखने को मिल जाता है, अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो। अदरवाइज तो कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। सो उससे बाकी दोनों को जाने देखने से पहले एक बार ये प्लांट किंगडम थोड़ा सा देख लेता है, क्योंकि एनिमल किंगडम और ये सब काफी फेवरेट टॉपिक बन रहे हैं यूपी के धीरे धीरे, क्योंकि कंसेप्चुअल्स पे आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आ रहा है। तो एनसीईआरटी को पकड़ना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं पकड़ते एनसीईआरटी। तो ये चीज थोड़ा सा कवर कर लो। तो प्लांट्स क्या होते हैं? दो टाइप के प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग या फ्लावरिंग। ठीक है। तो नॉन फ्लावरिंग में ये फर्न्स और मोजेस आ जाते हैं, और फ्लावरिंग में दो टाइप के होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब जिनके नेकेड बीज होते हैं। तो कोई एग्जांपल बता सकते हो नेकेड सीड्स वाले किसी प्लांट का? तो एक फाइकस एंड फ्रूट, पाइनस। हाँ करेक्ट। तो वो होता है, लेकिन फ्रूट तो नहीं कंसीडर करना चाहिए क्योंकि खा नहीं सकते हो आप उनको। तो खाने वाले में एक कैटेगरी बता देता हूँ, स्ट्रॉबेरी जो होता है वो होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी के सीड्स जो होते हैं उसके बाहर ही लगे हुए होते हैं, अंदर नहीं होते। ठीक है। तो वो जिम्नोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म जिनके जो सीड्स होते हैं वो अंदर कवर्ड होते हैं, जैसे मैंगो हो गया। ठीक है। तो थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, इससे आई थिंक समझ में नहीं आया होगा। सो ये यहाँ पे देखो, एक सेकेंड। सो प्लांट किंगडम जो है दो ब्रॉड कैटेगरीज में, सीडलेस और सीड बेयरिंग। ठीक है, ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। तो सीडलेस के अंदर पहले हम देखें तो इसके अंदर थैलोफाइट्स आते हैं। थैलोफाइट्स मतलब जिनकी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होते हैं, मीनिंग कि उनके बॉडी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, कोई शूट्स नहीं होती, कोई रूट्स नहीं होती, ऐसा अलग अलग स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होते इनके अंदर। ठीक है। तो इन्हें थैलोफाइट्स कहते हैं, और कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल तरीके से हो सकता है या एसेक्सुअल तरीके से हो सकता है। तो एग्जाम्पल देख लो, एल्गीज हो गया। ठीक है। एल्गीज के अंदर कोई शूट्स नहीं होती, कोई रूट्स नहीं होती, ऐसा कोई डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर नहीं होता। तो एल्गी एक एग्जाम्पल है। और दूसरा लाइकेंस है। तो लाइकेंस हमने पढ़ ही लिया, वो एल्गी और फंगी के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से बनता है। तो ये सबसे बेसिक पार्ट होता है किंगडम प्लांटे का। ठीक है। तो ये याद रखना, थैलोफाइट्स के अंडर आते हैं एल्गीज, और कोई शूट्स रूट्स कुछ नहीं होता, कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जंप मारते हैं। तो जंप मारते हैं तो बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉम्प्लेक्स मतलब पहले थोड़ा प्रिमिटिव होती है, बेसिक होती है, फिर थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज होने लगती है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होकर मल्टी सेल्यूलर टिश्यूज आ जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रॉपर रूट और शूट सिस्टम नहीं होता, कोई वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होता, ठीक है। और रिप्रोडक्शन जो है अगेन सेक्सुअल और एसेक्सुअल तरीके से हो सकता है। तो इसमें आ जाता है लिवर वॉट्स, हॉर्न वॉट्स और एबिलिटी टू रेगुलेट वाटर लॉस। तो ये मॉजेज आ जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो मॉजेज जो होता है वो रेगुलेट कर सकता है। मॉजेज का आई थिंक फोटो डाला है क्या? नहीं, मोजेस का फोटो नहीं है। मोजेस का ये दिखला ना, ये रेगुलेट कर सकता है पानी को, ऑल्दो इसमें स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, लेकिन पानी को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स के लिए और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इनको बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब ये रहते तो लैंड में है, लेकिन इनको पानी की जरूरत होती है फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो ये याद रखना, वर्ड इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो, एम्फीबियन, ठीक है। होता लैंड के ऊपर है बट नीड्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। एंड नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जैसे हम जाते हैं ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स के ऊपर, तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएटेड रूट और शूट आ जाता है, मतलब शूट्स अलग होती हैं, रूट्स अलग होती हैं यहाँ पे। और इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो कोई बता सकता है जाइलम और फ्लोएम में से कौन फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एंड कौन वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है? Xylem is for water transportation and phloem for food. पक्का? हाँ करेक्ट है। Yes. करेक्ट। तो ऐसा ही, मतलब मैंने इसको ऐसे याद रखा है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा विच इज विच। तो जाइलम एक्स और डब्ल्यू आसपास आते हैं, तो मैंने इसको याद किया था, जाइलम इज फॉर वाटर एंड फ्लोएम जो बच गया फूड के लिए, ठीक है। तो करेक्ट बोला, दोनों वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो ये खींच कर लेके जाते हैं पानी को रूट से शूट्स की तरफ। तो ये प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में यानी स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, और ये ट्रूली एक टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है। जैसे हमने ब्रायोफाइट देखा, तो थोड़ा एम्फीबियस होता है कि ऑल्दो लैंड पे होता है, लेकिन उसको पानी की सख्त जरूरत होती है। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो फर्न्स यूजली ऐसा होता है, ठीक है, ये इमेज जो रहा, तो इसको फर्न्स बोलते हैं। एंड ये रिप्रोडक्शन जो है ये कई तरीकों से कर सकता है, सेक्सुअल से भी कर सकता है, एंड क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। सो एसेक्सुअल में कैसे करेगा, स्पोर्स फॉर्म करेगा। स्पोर्स मतलब छोटे छोटे सीड्स जो है वो डिस्पर्स कर देगा एनवायरनमेंट में, तो उसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये फर्न्स होते हैं, और इनको भी मोस्टली डैम्प जगह जो होती है वहीं पे देखने को मिलेगा, यानी ट्रॉपिकल एरियाज में ही देखने को मिलेगा फर्न्स, ठीक है। तो वो चीज है। नेक्स्ट फिर बाकी दोनों हमने पढ़ा ही था। जिम्नोस्पर्म मतलब फिर फेनोग्राम्स आ जाते हैं जो सीड बेयरिंग होते हैं। तो इसमें आ जाता है पहले जिम्नोस्पर्म, जिनके अंदर कोई फ्लावर नहीं होता, वो डायरेक्ट नेकेड सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। तो एग्जाम्पल देखा, जैसे अभी किसी ने बताया साइकस होता है, पाइन होता है, और अभी स्ट्रॉबेरी भी डिस्कस किया, तो वो एग्जाम्पल है। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर से फिर फ्रूट बनता है, और फ्रूट जो होता है उसके अंदर सीड इनक्लोज होता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ दे वर्क। फिर फर्दर इनके अंदर भी दो टाइप होते हैं, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडन मतलब उसके जो सीड्स होते हैं वो एक ही कोटिलिडन में से निकलते हैं, जो एक वो कहते हैं ना हिंदी में, एक बड़े में से निकलता है, ऐसा कुछ वो वर्ड होता है। तो वो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, राइट। तो इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो प्लांट किंगडम। क्रिप्टोगैमिक प्लांट बनाए, पार्क बनाए उत्तराखंड में अभी, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। करेक्ट। तो वो लाइकन पार्क है टू बी स्पेसिफिक। तो वो उत्तराखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है, शायद मुरलियार, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है, एक बार आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना, मैंने यहाँ लिंक डाल दिया, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज में था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया नहीं, अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे अभी डिस्कस कर रहा था कि हमने कि लाइकन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अगर 2014 का क्वेश्चन करके गए होते तो एटलीस्ट ये तो पता रहता कि लाइकन कैन डू दिस थिंग। तो लाइकन आर केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन बेयर रॉक। तो ये डिट्टो स्टेटमेंट कॉपी करा हुआ था।
तो लाइकन पता होता, तो लाइकन अभी हमने डिस्कस कर भी लिया। फंगी और एल्गी का मिक्सचर होता है सिम्बियोसिस में, ठीक है, तो ये सिंपल ही था। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा नीश हो जाता है कि अगर नहीं पढ़ा तो इसको फिर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजफुल फंक्शन association between fungi and the roots of higher plants. So first is biofertilizer, next is choroidal roots, C lichen and D mycorrhiza. तो क्या आंसर होना चाहिए था? mycorrhiza. करेक्ट, डी है, लेकिन बताओ कैसे किया डी? मैंने तो पढ़ा हुआ था इसलिए। अच्छा ठीक है, तो डी आंसर था। अगर नहीं पता होता तो करना बहुत मुश्किल होता है इसको। माइकोरिजिया क्या होता है? एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन ये जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स और फंगस के बीच में। तो माइकोरिजिया क्या कहता है? टेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम प्लांट, इन रिटर्न द फंगस हेल्प्स इन प्लांट इन सप्लाइंग वाटर एंड इंपॉर्टेंट मिनरल, ठीक है। तो माइकोरिजिया एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है फंगी और प्लांट्स के बीच में, ये याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस थे ये जो कोरोलॉइड जो रूट्स होता है, ये भी एक स्पेशलाइज्ड रूट का एग्जांपल है। जो साइकस अभी हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था ना, तो वो साइकस जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोसिस में रहता है। तो एक कोरोलॉइड जो रूट्स होते हैं वो उसका एग्जांपल है, ठीक है। तो साइकड और जो Cycas साइनोबैक्टीरिया, and algae. Cycas and algae. Cycas root and algae are correlate root. हाँ, तो एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया इट्स नॉट एन एल्गी। उसको ब्लू ग्रीन एल्गी जरूर बोलते हैं, बट इट्स नॉट एन एल्गी, इट्स अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मतलब बहुत बार ये होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी बोलकर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एल्गी है, बट इट्स नॉट एन एल्गी, इट्स अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, लेकिन असल में है वो बैक्टीरिया ही, ठीक है। तो ये था। बाकी बायो फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह पढ़ ही रखा है। आई थिंक बायो फर्टिलाइजर पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी ने, तो इस टर्म को भी देख लेना। बाकी आई थिंक यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम जो बेसिक आउटर है वो कवर हो गया। बाकी हमने हार्मोन्स वगैरह भी दूसरे सेक्शंस में डिस्कस करा हुआ है, तो ठीक है, डन है। तो डी मैम आप प्रेजेंट हो गया अभी? अच्छा, ये तो गलत हो गया, पहले उनको करने देना चाहिए था। कोई और है जिसने अपना पार्ट कंप्लीट किया है जो कर सकता है अभी? चलो भाई लोग, फिर आई थिंक आज के लिए यही एंड करना तो पड़ेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन किया है मैंने वो पर्मा कल्चर का 51 नंबर, तो उस पर आप पढ़ दोगे क्या? मैं एडिशनल इनपुट्स दे दूंगा उसमें। ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपने लास्ट क्वेश्चन पे बहुत मेहनत करी है। हाँ अच्छा, वो भी किया था। अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग? तो फर्स्ट था, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, but in conventional chemical farming, monoculture practices are predominant. Next, conventional chemical farming can cause increase in salinity, but occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming. Next, conventional chemical farming is easily possible in semi-arid region, but permaculture farming is not so easy in such regions. Fourth, practice of mulching is very important in permaculture, but not necessarily in the conventional chemical farming. तो सेलेक्ट करने दे करेक्ट स्टेटमेंट। तो कोई ट्राई करना चाहेगा इसको? मे बी बी फॉर बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे आंसर है इसका। कैसे किया आपने लॉजिक? मतलब मुझे फोर्थ स्टेटमेंट थोड़ा ठीक लग रहा है। पर्माकल्चर का मतलब होता है परमानेंट एग्रीकल्चर, यानी कि अगर फोर्थ स्टेटमेंट को देखें उसमें मल्चिंग है, विच सीम्स टू बी राइट। ऑप्शन में भी बी और सी दिख रहा है,
और अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो परमाकल्चर मतलब परमानेंट एग्रीकल्चर अगर करना है तो आप मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को नहीं कर रहे होगे, नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाएगा। लेकिन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो होता है जिसमें आप केमिकल को यूज करके अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज करते हो, उसमें मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत प्रीडोमिनेंट होता है, चाहे वो कॉटन के लिए चाहे वो राइस के लिए, समथिंग एनीथिंग। 1 और 4 दोनों ठीक लग रहे हैं और थर्ड सेकंड भी ट्रू लग रहा है सिमिलर लाइंस पे, बिकॉज कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो होता है अगर आप हरियाणा में पंजाब में थोड़ा देखेंगे तो वहां पर भी आपको सॉइल सैलिनिटी ज्यादा दिखेगा। रीजन बीइंग वहां पर एक ही क्रॉप को बार बार मल्टीपल टाइम्स ग्रो किया जा रहा है और उसकी वजह से सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, विच इज राइस एंड व्हीट इन दिस केस। एंड परमानेंट एग्रीकल्चर में परमाकल्चर में इतना ज्यादा सॉइल सैलिनिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो परमानेंट नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो सेकंड भी समवेयर ट्रू हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट देखोगे, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स। सो सेमी एरिड मतलब कि अगर आपका राजस्थान रीजन है, अगर आप वहां पर भी देखेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा केमिकल फार्मिंग से इजीली पॉसिबल नहीं है। थोड़ा कर सकते हो बट इतना आसान नहीं होगा, बट परमानेंट फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल। ब्रॉडली स्पीकिंग स्टेटमेंट 3 could have been right had the option would have been 1 2 3 4, then I probably would have marked 1 2 3 4, but considering the options A B C D are 1 3 1 2 4 4 only 2 3, so I think answer should be B for Bombay. If there is something more or I've missed or maybe I have something said wrong, you may please correct me. Thank you. या तो स्वप्निल सर थोड़ा रोशनी डालिए फिर इस पे। मतलब थर्ड जो ऑप्शन था ना उसमें वही था कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग वहाँ पे लिखा है कि इजीली पॉसिबल है सेमी एरिड रीजन में, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा हम केमिकल्स यूज़ करेंगे तो और उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी सॉइल की, तो मतलब गलत हो जाएगा स्टेटमेंट वहाँ पे। और बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज़ नॉट इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। बट पर्माकल्चर का मीनिंग ये है कि मैंने डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जो प्रॉपर्टीज क्वालिटीज़ होती है इनहेरेंट क्वालिटीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की, तो उसे ही कंबाइन किया जाता है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है जिस प्लेस पे हम मतलब करने वाले हैं वो फार्मिंग, तो उसी के हिसाब से हम वो सब डिज़ाइन किया जाता है वो सिस्टम। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो रहा था वहाँ पे, तो मैंने उसका इमेज भी डाला है वहाँ पे जो भी पर्माकल्चर फार्मिंग का होता है। तो वही था कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सर आप पढ़ दोगे क्या? इसमें नॉट पॉसिबल। एक छोटा सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्लास 11 है जिसमें सॉइल्स के बारे में चैप्टर है, उसमें लिखा है कि एरिड सेमी एरिड रीजन्स में एग्रीकल्चर इज पॉसिबल प्रोबेबली विद एडिशनल इनपुट्स, ठीक है, ऐसा कुछ है। सो डोंट यू थिंक इन दैट केस थर्ड स्टेटमेंट could also have been right had the option would have been 1 2 3 4। सो बहुत कन्विंसिंग नहीं था कि थर्ड को एक्सप्लिसिटली आप गलत कैसे मार्क कर सकते हैं, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था। थर्ड में जो ये वाला सेकंड पार्ट है उसमें बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल, तो ये भी रॉन्ग है ना, नॉट सो नहीं होना चाहिए, वो भी पॉसिबल है अगर जो उसको आप इनपुट दोगे, क्योंकि हम वहाँ की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक यूज कर रहे हैं ना, जो वहाँ के नेचुरल प्लांट्स हैं वो है। तो आप बोल रहे हो कि उसमें इनपुट दोगे आप केमिकल फार्मिंग में उसको, मतलब जैसे अभी देखते हो इंदिरा कैनाल है तो वो राजस्थान में जाती है वहाँ, जैसे तो वहाँ पे आप इजीली व्हीट के आप राइस भी ग्रो कर सकते हो। सेम पर्माकल्चर का अगर जो आप उसमें थोड़ा टाइम दोगे तो क्यों नहीं पॉसिबल होगा वो इजीली, उसमें नॉट लगा दिया ना उन्होंने, इसलिए आई थिंक थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स देख लो। स्टेटमेंट थर्ड जो था स्पेसिफिकली, बाकी तो आई थिंक इजी था, स्टेटमेंट थर्ड पे थोड़ा डाउट लग रहा। तो केमिकल फार्मिंग इंटेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इरिगेशन दैट मेक्स सॉइल less fertile over period of time, thus restricting its practice in semi-arid region. Thus conventional farming is not suitable for semi-arid region. Permaculture involves well-designed system, do not produce waste. Permaculture tries to mimic well-designed system. Thus permaculture tries to take into account the local condition like arid climate. This helps in developing a suitable system
टू इंश्योर सस्टेनेबल प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो पर्माकल्चर भी फिजिबल है क्योंकि हम लोग उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, तो वो था। बाकी मल्चिंग वगैरह पता ही है, मल्चिंग एक लेयर अप्लाई कर देते हो सॉइल के ऊपर सो एज टू इंश्योर या कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, इम्प्रूव फर्टिलिटी एंड ओवरऑल माइक्रो क्लाइमेट ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो उसके लिए मल्चिंग इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आई डोंट थिंक कुछ इम्पोर्टेंट है। Yep. तो ये कुछ टेक्निक्स लिखे हुए हैं, PMFIS से कॉपी किया हुआ है। तो एग्रो इकोसिस्टम्स हो गया, तो लार्ज एरिया जहाँ पे हम कमर्शियल क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं वो इसके अंडर आते हैं। ठीक है, सो क्रॉप्स आर मोस्टली कल्टीवेटेड एज मोनोकल्चर इन द एंटायर फील्ड। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? अट्रैक्ट वीड, ससेप्टेबल टू प्लांट डिजीज, सॉइल्स आर पुअर, डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट एंड रिक्वायर, क्योंकि हम लोग मोनोकल्चर कर रहे हैं इसलिए ऑटोमेटिकली केमिकल की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी, आर्टिफिशियल इरिगेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। डिसएडवांटेजेस सिमिलर लाइंस पे है कि मोनोकल्चर प्रमोट कर रहे हो तो बायोडाइवर्सिटी खत्म होगा, और क्योंकि आप एक मोनोकल्चर कर रहे हो तो इजीली द एंटायर क्रॉप या एंटायर प्लांटेशन बिकम ससेप्टेबल टू डिजीज। एक डिजीज होगा और पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। फर्दर न्यूट्रिएंट से डेफिसिट कर देता है सॉइल को, एंड ग्राउंड वाटर में भी कई जगह डेफिसिट क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट प्लांटेशन फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर ट्री स्पीशीज। ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्री स्पीशीज का आप उगा रहे हो, जैसे पाम प्लांटेशन हो गया, रबर प्लांटेशन हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो प्लांटेशन फॉरेस्ट भी जनरली मोनोकल्चर ही होते हैं, लाइक ऑयल प्लांटेशन, जट्रोफा जो बायोडीजल के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं एक्वाकल्चर के ऊपर। तो एक्वाकल्चर में ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ओवरऑल जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग कल्टिवेट करें आर्टिफिशियली। ठीक है, so fisheries include the extraction of food from sea and the fresh water, whereas aquaculture is rearing of aquatic organism in artificially made water bodies. ठीक है, तो फिशेस भी हो सकती है, क्रैब्स भी हो सकते हैं, क्रस्टेशियंस और तरह के भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, एक टर्म देख लेना, फिश फार्मिंग। तो फिश फार्मिंग इजी है कि कल्टीवेशन ऑफ फिश इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो वो इनलैंड पॉन्ड हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, या फिर किसी वाटर सी या ओशन के अंदर कहीं पे आपने एक एनक्लोज एरिया के अंदर फिश फार्मिंग कर रहे हो, तो वो भी चीज पॉसिबल है। नेक्स्ट है फिश रैंचिंग। तो फिश रैंचिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोग फिशेस को कैप्टिविटी में ब्रीड करते हैं इनिशियल ईयर्स में, फिर उसको रिलीज कर देते हैं इन वाटर बॉडीज, एंड जब वो अडल्ट बनकर वापस आती है तब उनको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिश रेंचिंग थोड़ा सा नीश हो जाता है उस सेंस में कि बहुत सारी टेक्निक्स इसमें इन्वॉल्व रहती है। यानी कैप्टिविटी में आप उनको ब्रीड कर रहे हो कि आप, क्योंकि वो यंग होती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो आप कैप्टिविटी में उनको ब्रीड करते हो, फिर उनको खुले पानी में छोड़ देते हो, फिर वो जब अडल्ट हो जाएंगे तब वो कई बार वापस आते हैं लगून की तरफ पर वो फॉर लेइंग एग्स वगैरह। ठीक है, तब आप उनको हार्वेस्ट कर लेते हो। ठीक है, तो सेल्मन, हिल्सा कुछ इनका एग्जाम्पल है जो कि फिश रेंचिंग टेक्निक से हम लोग उनको यूटिलाइज करते हैं। तो मैरिट के एक्वाकल्चर की इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हाई है, हाई यील्ड इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर है। डीमेरिट की बात करें तो लार्ज इनपुट ऑफ फीड, वाटर एंड लैंड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आई डोंट थिंक कुछ एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है इसमें। तो यहाँ पे एक सैल्मन फिश मतलब मेंशन था, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कोई बताएगा? सैल्मन की वो आई मतलब थिंक कोई यूनिक फीचर होता है इसका? हाँ, वो आई थिंक वो क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब अपस्ट्रीम में मूव करने की कोशिश करता है। ये तो नहीं पता, बट हाँ ये मतलब लाइफ में एक बार ही ब्रीड करती है ये और बैम्बू मतलब। अच्छा, तो ये एनसीईआरटी में मेंशन था, सैल्मन एंड बैम्बू। ठीक है, ऑलराइट, तो ये देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसके रिगार्डिंग, तो देख लेते हैं उनको। So in context of India, which of the following is or are considered to be the practice of eco-friendly agriculture? First is crop diversification, legume intensification, tensiometer use and vertical farming. तो ये recently हमने देखा हुआ था, but try करो क्या होना चाहिए। 1 2 3 है वैसे तो आंसर, बट पता नहीं क्यों यूपीएससी ने 4th को नहीं कंसिडर किया था।
तो आई वही थिंक वो वर्टिकल फार्मिंग में कुछ आर्टिफिशियल करते हैं ना, तो उससे इमिशंस निकलते होंगे, तो शायद ये रीज़न दिया हो, मतलब रीज़न की वजह से वर्टिकल फार्मिंग मतलब नहीं आंसर दिया यूपीएससी ने। राइट। ये टेंसियोमीटर यूज क्या होता है? ये वाटर लेवल भी कुछ मेजर करता है, बहुत कुछ यूजेस है इसके, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। राइट। तो यही था, मतलब वाटर मॉइस्चर जो है सॉइल में कितना है, उसको मेजर करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई रीड करो ये वाला। एनीवन? Which of the following is the chief? Which of the following is the chief characteristic of mixed farming? Cultivation of both cash crops and food crops, cultivation of two or more crops in the same field, rearing of animals and cultivation of crops together, none of the above. तो ये mixed farming है, so it is सी होना चाहिए ना। correct. Mixed cropping है तो then it is B. राइट, मिक्स क्रॉपिंग है तो करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली? तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ HYV वैरायटी, ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउस। तो सबसे सिंपल आई थिंक ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके अंदर, तो वही चीज करेक्ट होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बाकी भी आई थिंक सिंपल ही क्वेश्चन है। ये वाला देखो एक, what can be the impact of excessive and inappropriate use of nitrogenous fertilizers in agriculture? First, proliferation of nitrogen fixing microorganism in soil. Next, increase in acidity of soil can take place. Third, leaching of nitrate to the groundwater can occur. तो क्या मार्क करते हैं इसका करेक्ट आंसर? सी। करेक्ट आंसर इसका सी मार्क करना था, क्योंकि प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसा जरूरी नहीं है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड बाकी जो दोनों पॉइंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। एसिडिटी इंक्रीज होता है बिकॉज वो हम इतना ज्यादा नाइट्रस डाल रहे हैं, तो उससे नाइट्रिक एसिड वगैरह भी बन सकता है, जो एसिडिटी इंक्रीज कर देगा। और लीचिंग पॉसिबल है कि पानी के थ्रू वो नीचे चले जाएंगे ग्राउंड वाटर में। Alright, next देखो, in India the problem of soil erosion is associated with which of the following? First, terrace cultivation, deforestation, tropical climate. क्या मार्क करना चाहिए? इसमें भी 2 and 3 A. होना चाहिए। 2 and 3 Sorry, कैसे कर सकते हो? मतलब ट्रॉपिकल बी होगा, बी होगा ना फिर। करेक्ट, बी होगा B केवल। बॉम्बे। हाँ, डिफॉरेस्टेशन से डायरेक्ट लिंक है। बाकी टेरेस कल्टीवेशन हमें पता ही है कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है। एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट से अगर लिंक जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कोई सेंस नहीं बनता। मतलब इसका मतलब तो ये होगा कि फिर टेम्परेट में सॉइल इरोजन होता ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे लेटरेट सॉइल होती है ना, तो वहाँ लीचिंग काफी ज्यादा होता है ना, टॉप लेयर पूरी गायब कर देती है कहाँ पे? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। जितने भी ट्रॉपिकल तो ट्रॉपिकल, वो इक्वेटोरियल बोल रहे हो क्या आप? ट्रॉपिकल यही तो होता है सर जी, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। नहीं नहीं, वो तो इक्वेटोरियल होता है 10 डिग्री। ट्रॉपिकल और बड़ा होता है, मतलब ट्रॉपिकल तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री तक आ जाता है ना। ट्रॉपिकल बेसिकली कैंसर से कैप्रिकॉर्न तक की वाले एरिया को राउंड ऑफ में मान सकते हैं। हाँ, राउंड ऑफ में करेक्ट। इक्वेटोरियल को हटा के तो इंडिया भी जैसे ट्रॉपिकल में आ गया ना, तो ऐसा ये कहना थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा कि पूरे इंडिया में लेटराइट सॉइल है। ठीक है, तो मैं थोड़ा गलत रीजन में मिलेगा मतलब। ठीक। तो ये कॉन्ट्योर बंडिंग है, तो कॉन्ट्योर बंडिंग वही सेम चीज है कि प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन वगैरह को। ठीक है, सो सिमिलर कॉन्सेप्ट टू टेरेस। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस: कंट्योर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग,
zero tillage. So in the context of global climatic change, which of the above helps in carbon sequestration and storage in soil? तो क्या मार्क करना चाहिए था इसमें? जीरो टिलेज तो होना चाहिए ना, करेक्ट और है, रिले जीरो टिलेज क्रॉपिंग होना भी होना चाहिए। चाहिए। फिर कॉन्टोर आंसर बॉन्डिंग और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अच्छा, आंसर तो बी है यहाँ पे। चलिए ओनली है आंसर। तो रिले क्रॉपिंग क्या होता है, कोई ये डिफाइन करेगा? तो रिले क्रॉपिंग ये क्रॉप्स होता है कि हाँ मतलब पता नहीं, दो क्रॉप्स के बीच का थोड़ा गैप होना चाहिए, टाइम पीरियड। हाँ मतलब इसमें ये होता है कि आप मल्टीपल क्रॉप जो है उगा देते हो, मतलब एक कोई और क्रॉप डाल देते हो विद इन सेकेंड्स। एक कोई स्टैंडिंग क्रॉप रहती है, उसके बीच में आपने फिर कुछ और उगा दिया। ठीक है, तो जनरली इरोजन के लिए हम लोग इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि, और दूसरा अपना जो लॉस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए, कि कई बार हो सकता है कि एक क्रॉप जो है वो न्यूट्रिशन डेफिसिट हो जाए, तो उसकी जगह हम लोग एटलीस्ट दूसरा एक सोर्स हमारे पास रहे, तो उस सेंस में इम्पोर्टेंट है। क्रॉपिंग क्या होती है बाकी फिर? क्या इंटर क्रॉपिंग? इंटर क्रॉपिंग तो आपने एक ही टाइम पे दोनों उगा दी, यहाँ पे टाइम डिफरेंस है। यहाँ पे एक स्टैंडिंग क्रॉप है, उसके साथ मतलब स्टैंडिंग क्रॉप मतलब एक क्रॉप तो उग चुकी है, अब उसके बाद आप दूसरी क्रॉप लगा रहे हो। ओके। ठीक है, इसको ऐसे भी तो तो लर्न कर सकते हैं सर, रिले रेस होती है जैसे, रिले रेस, करेक्ट। तो हाँ उसी वे में सही है। एक क्रॉप के बाद सेकंड क्रॉप आएगी, लाइक मोर एग्जॉस्टिव के बाद लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप। तो इंटर क्रॉपिंग से डिफरेंट कैसे, मतलब रिले तो हमने देख ही लिया, तो ये बताओ इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग में साथ में होता है ना, एक ही साथ, मतलब एक आ, वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, मतलब साथ लगा साथ में दिया। एक एक रो में, मतलब एक रो में दूसरी क्रॉप है, देन सेकंड रो में दूसरी है, देन थर्ड में सेम, वही मतलब अल्टरनेट रोज में वो सेम क्रॉप होती है। अच्छा, एंड अभी हमने मिक्स क्रॉपिंग देखा, उससे कैसे डिफरेंट है? मिक्स्ड में एज इट इज कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ऐसे ही वो सारी एक साथ ही उगती हैं और कोई एक साथ वो पैटर्न नहीं मतलब रहती है। कॉम्पीट करती हैं, मतलब साथ में न्यूट्रिशन करेक्ट, के लिए। मतलब बिल्कुल करेक्ट बताया कि कोई पैटर्न नहीं होता मिक्स क्रॉपिंग में, वो रैंडमली हैपेजार्डली वो जैसे है ना कि बस फेंक दिए सीड्स, तो ऐसा ग्रो हो जाएगा मिक्स क्रॉपिंग में। इंटर क्रॉपिंग में एक फिक्स पैटर्न रहेगा कि मैंने अगर एक लाइन में ये उगाया तो एक लाइन में ऐसा जाएगा। ठीक है, वो इंटर क्रॉपिंग है। राइट, सो थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूजन है, आंसर बी कैसे कर दिया, क्योंकि रिले क्रॉपिंग डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है कि ये, मे भी शायद इसी सेंस में होगा कि एक्टिवली हेल्प नहीं करता कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, मे भी शायद वो रीजन हो। ठीक है, रिले क्रॉपिंग शायद प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं ना, हाँ लैंड का प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने। हाँ, तो इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो नहीं, मतलब इमीडिएटली वी थिंक ये पॉजिटिव चीज है तो मार्क कर देते हैं, लेकिन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा इसके वजह से? ऑफ कोर्स ये एग्जाम में तो नहीं कर, लाइक वी वोंट बी एबल टू थिंक लाइक दैट। हाँ मतलब आई थिंक सही बोला आपने कि क्रॉप, जब हम क्रॉपिंग या एग्रीकल्चर बढ़ावा देते हैं तो वैसे ही हम लोग बहुत ज्यादा कार्बन इमिट कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्ली उसी सेंस में शायद ये गलत होता कि हम लोग अगर प्रमोट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को तो वो कहीं ना कहीं सिक्वेस्टर नहीं कर रहे हैं। और जीरो टिलेज में हम क्या कर रहे हैं, वो लैंड को नहीं पलट रहे हैं, लैंड को नहीं पलट रहे, तो जो अंदर जो दबा हुआ कार्बन है वो नहीं बाहर आ रहा, तो उस सेंस में जीरो टिलेज जरूर करेक्ट था। ठीक है, तो रिले एंड कॉन्ट्योर बंडिंग में आई थिंक वही एग्रीकल्चर प्रमोट करें जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है, तो मे बी वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये वाला तो क्वेश्चन जस्ट देख लिया था। ठीक है, तो ये प्रॉब्ली आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल अपना अपना पार्ट जो है प्लीज कंप्लीट कर लेना, बाकी लोग